हाँ जी भैया, आज था लॉकअप का सबसे आखिरी वाला जजमेंट डे और सबसे आखिरी वाले जजमेंट डे में हमें ये उम्मीद थी कि आज यहाँ पर कंगना की अदालत लगेगी और ज़बरदस्त अंदाज में वो कंटेस्टेंट को आईना दिखाएगी। लेकिन ना मुन्ना ना, ये जो वीकेंड था जजमेंट एपिसोड, ये इतना बकवास टाइम पास। यहाँ पर तो कंगना की अदालत नहीं, कंगना का सत्संग खुल चुका था। हाँ तो पायल, आपने बीच में काफ़ी इमोशनल बात कही थी, बच्चे नहीं हो पाएंगे ये वो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे भैया? इस तरह से शांति प्रिय तरीके से बातचीत हो रही थी, इस कदर यहाँ पर शांति पूर्व तरीके से बातें हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ये वही लॉकअप है जहाँ थोड़ी देर पहले सबने कान फाड़ फाड़ के, मतलब कानों के पर्दे फाड़ दिए हो, लोगों के कानों से खून निकाल दिया। पायल इतना चिल्ला रही कि वो जो घर के शीशे वो टूट कर बिखरने को तैयार थे। उधर से अंजलि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उधर से प्रिंस, उधर से वो शिवम, सब के सब लग गए। ये जो इतनी लंबी चौड़ी महाभारत चली, इसके ऊपर मजा लेके कि कंगना रनावत एक वर्ड भी बोल पाए, ऐसे इग्नोर किया गया इस पूरे टॉपिक को जैसे कि ये कुछ झगड़ा हुआ ही नहीं। अब इतनी बड़ी कलेश को कंगना ने बड़ी सफाई से इग्नोर कर दिया तो एक ही चीज हो सकती है कि भैया ये जो लड़ाई थी, ये जो फाइट थी, ये टोटली फेक थी, टोटली प्लांट थी। अब ये जो इतनी बड़ी फाइट हुई जहां पर इतनी भद्दी भद्दी बातें, इतनी ज्यादा पर्सनल तरीके से लोगों ने एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई हैं, इतनी बड़ी लड़ाई को कंगना और मीडिया के जो लोग आए थे, ये कहने को ये मीडिया था देश का, ये सिद्धांत करण, वो विभा कौल और वो सना फर्जी और एक और वो कोई था, मतलब ये चार लोग देश की मीडिया है। अरे यार कंगना, किसको तुम चूतिया बना रही हो यार? तुम जिस तरीके से वहां पर जब ये अपना जो शुरू करती हो पंचायत, इतने शांति से, जितने नपे तुले एंड शुगर कोटेड अंदाज में कंगना यहाँ पर होस्टिंग कर रही थी या बात कर रही थी, भैया ऐसा लग रहा था कि बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी वाला प्रोग्राम चल रहा है। और ये मीडिया के जो लुखे लोग हैं, ये इन सबको ये मीडिया मीडिया बोल रही थी, सब के सब एक नंबर के गर्दुल्ले हैं। तो यहाँ इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई, हमने एक दिन पहले ही देख लिया था, वो जो अरीना में ये पायल हार चुकी थी, उसके गुर्दे वैसे भी छिले हुए थे, उसका शिवम से भी पंगा हो चुका था। फिर बात ही बात में ये जो प्रिंस बार बार बोलता रहता है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं आके लेके जाऊंगा, इसको पता चलता है कि भैया प्रिंस को जो पावर मिला था, वो जो एक दिन पहले वो बॉम्ब स्क्वाड वाली टास्क में प्रिंस ने वो कुछ जीता था एक अधिकार, वो अधिकार उसको इसलिए मिला क्योंकि अंजलि ने उधर बाथरूम से उसको इशारा कर दिया था कि वो जो डेटोनेटर है जिसको प्रिंस ढूंढ रहा है वो गैस के नीचे है। मतलब ऐसा है कि वो प्रिंस ने वो चीज कमाई नहीं थी, वो उसने कहीं ना कहीं अंजलि की मदद से हासिल की थी। तो टेक्निकली प्रिंस को वो अधिकार मिलना नहीं चाहिए क्योंकि उसने खुद अपने बूते ढूंढा नहीं था, किसी और से उसने मदद ली थी। अब ये लॉजिक था पायल का, और फिर वहां से एहसान फरामोश ये वो, एंड पायल के दिमाग में उसके जो लॉजिक घुस गया, उसके बाद तो वो किसकी सुनती कहाँ, फिर तो वो लग गई कि तू कौन होता मुझे फिनाले में भेजने वाला। फिर वहां से जो चर्चा शुरू होती है, फिर वो शिवम भी लपेटे में आ जाता है, एहसान फरामोश, धोखा, पालतू पिल्ला, ये वो। अब यहाँ पर ये चिंगारी जो लगती है, इसके पहले अंजलि और पायल की शांति से बात होती है। यहाँ पर अंजलि बड़े प्यार से पायल को समझाती कि पायल क्या फायदा वो प्रिंस से या किसी से बात करके, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, आप अपनी मर्जी थोपना चाहती हो वो नहीं चलेगा, छोड़ो ना, लेट गो करो ना। लेकिन यहाँ पर अंजलि और ये पायल जो बात करते हैं, बाहर जाकर मिस्टर एमएफ चिंगारी लगा देते हैं। अब हो सकता है मिस्टर एमएफ के फैंस बोले हर चीज़ के लिए एमएफ ही आ जाता है बीच में, एमएफ आता है बीच में तो बोला ही जाएगा ना भैया। एमएफ आकर बोलता है प्रिंस को कि ये पायल तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, ऐसा बोल रही थी, हालांकि वो रोजे में है, और बाथरूम में जाकर के खड़ा हो जाता है, ये तो बैडेस्ट साइड नहीं है, देखो वो धज्जियां उड़ा रही है। मिस्टर एमएफ को ये चीज़ दिख गई कि पायल पर्सनल जा रही है, लेकिन पायल के पति को ड्रैग करके ले आया, संग्राम को बीच में ले आया वो शिवम, और बाद में ये प्रिंस वगैरह भी। तो ये चीज़ तो मिस्टर एमएफ ने बोली नहीं, अगर बोली हो तो हमको दिखाई नहीं, तो हम तो मानेंगे नहीं कि उसने बोली। लेकिन पायल ऐसे ऐसे जा रही है पर्सनल, ये चीज मिस्टर एमएफ ने कट टू कट अंदाज में बोली कि बताओ ऐसी चीजें बोल रही, वो बैडस कहां से हो गई? सही बात है, चिंगारी लगाने वाले भी बैडस नहीं होते ना भैया, फिर उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर शिवम, प्रिंस, पायल, इन सब की लड़ाई, और बीच में अंजलि को कूदना है। हमने पहले भी देखा था जीशान आजमा का मुद्दा, वहां अंजलि कूद गई थी, यहाँ अगेन, एंड यहाँ पर अंजलि अगेन कूद गई। और उसके बाद जो भैया कलेश हुई है, पर्सनल जाना, बच्चे नहीं हो रहे, तुम लोग मर जाओ, ये हो, तेरा अरेस्ट हो जाए, ये वो। अब यहाँ पर लोगों ने वर्ड पकड़ ली कि भाई बद्दुआ दी, बद्दुआ दी, बद्दुआ दी। किसी ने भी एक बार को ठंडा दिमाग नहीं लगाया कि भैया पायल को फुटेज ही क्यों देना। सीधी सी बात है, डे वन से सब ये कंटेस्टेंट और बाहर से प्रिंस भी देख करके आया है। पहले तो ये सारे के सारे ग्रुप वाले मिल करके पायल से लड़ेंगे, फिर बोलेंगे वो विक्टिम कार्ड खेलती है, फिर वो मीडिया वाले आकर के बोलती है पायल आप लड़ती हो ताकि सब आपसे लड़े, फिर आप लोन टाइग्रेस या लोन वॉरियर वगैरह खुद को दिखाओ। तो भैया बाकी के घर वाले क्या मतलब इतने बेवकूफ हैं क्या कि वो पायल रिमोट दबाती है,
ये सब लड़ने आ जाते हैं। किसी में 2 पैसे का अक्ल या दिमाग अब तक समझ में नहीं आया, वो कप टूटने वाला कांड हो, चाहे पहले वो कप टूटने वाला कांड हुआ हो या उसके पहले जीशान या उसके पहले जितने भी मुद्दे हुए हैं, सब जान चुके हैं कि पायल का पैटर्न क्या है। इसके बावजूद ये सब मिलकर कहीं न कहीं इकट्ठे हो जाते हैं एंड दूसरी तरफ दुनिया को पायल रोहतगी अकेली दिखाई देती है। अब यहाँ पर कोई कुछ भी बोले, लेकिन एकता कपूर के लॉजिक के अनुसार ये बैडएस बनती है और यहाँ पर एक अकेली सबसे लड़ रही है। दैट मीन्स कि 4-5 लोगों को एक साथ आना पड़ता है पायल को हराने के लिए या उससे आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए। और फिर वहाँ पे एकदम मेहरारू हरकतें करते, ये प्रिंस तो छक्का पंती कर रहा था और इसकी उसमें भेड़ चाल में ये प्रिंस के साथ ये शिवम और ये अंजलि, ये सब के सब छक्का पंती पर उतर आए थे। अंजलि का तो कहीं कोई लेना देना था ही नहीं, संग्राम को ड्रैग करके लाने की कोई जरूरत थी नहीं। आपने इतना शुरू करा तो लो भैया, पायल रोहतगी तो एंड तक लेकर के जाती है। अपनी इज्जत अपने हाथ में रहती है। पायल को मैं कितनी बार, मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब वो कप टूटा था तब भी मैंने कहा था, ये अंजलि को जब पायल ने बोला था कप तोड़ दूं, अंजलि लाती 10 कप और ला के रख देती, ले तोड़ ले, अंजलि ही ज़्यादा बड़ी लगती है। और यहाँ पर ये पायल चिल्ला रही थी, भौंक रही थी, जो भी कर रही थी वो भौंकती रहती, कितनी देर दीवार पे सर पटकती भैया। अब लोग कहेंगे कि भैया सामने वाला कब तक सुने, तो भैया सड़क पे कुत्ते भौंकते रहते हैं क्या, पहुंच जाते हो क्या? अगेन वही लॉजिक दूंगा जो मैं जीशान के टाइम दिया था, जीशान भी लगा रह गया और किसका नुकसान हुआ? जीशान का। यहाँ पर भी किसका नुकसान हो रहा भैया? इन्हीं लोगों का नुकसान होगा। फिर जब वो पायल को ये आगे पहुंचा देंगे तब यही लोग बोलेंगे अरे ये हो गया। अब जैसे वो अंजलि बॉटम में चली गई ना, ये अंजलि जिसका कहीं कोई मुद्दा नहीं रहता, दूसरों के मुद्दे में आकर के कूदती है और बुरी भी बनती है। और मिला क्या उसको? वो मीडिया वाले बोल गए कि बस उसके मुनव्वर के सारे यहाँ तक पहुंच चुकी है, उसका कोई मुद्दा है ही नहीं, वो सोच रही कि 12 मिलियन पे ऐसे बैठ के पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ जब मैं हाईलाइट करता हूँ तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है कि ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव से कोई भी नहीं सोचता कि भैया ये जो चीज़ें पायल जो कर रही है, पायल तुम लोगों से रिएक्शन निकलवा रही है, तुम रिएक्शन दो ही मत ना। अल्टीमेटली तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पायल के हाथ की कठपुतली बने हो। पायल ने 4 बातें बोली, तुमने 16 बातें निकाल दी, लो पायल जीत गई। तो ये आर्ग्यूमेंट के जो बैटल होते हैं ना छोटे छोटे, ये कैसे जीते जाते हैं, कैसे इन चीजों में खुद को दूसरे से और बड़ा दिखा दिया जाए। वो चिल्लाई जा रही है, वो गाली गलौज कर रही है, वो बद्दुआएं दे रही है, तुम चुप रहो भैया, तुम ही बड़े दिखोगे। इतना सिंपल सा फंडा ओम इग्नोराय नमः का जो मंत्र है ना भैया, इस जिंदगी में बड़ा काम आता है। इसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े आर्ग्यूमेंट 2 मिनट में जीत सकते हो और बाहर की दुनिया में आप ही ज्यादा बड़े लगोगे, आप ही की फैन फॉलोइंग और आप ही के लिए लोगों के मन में प्यार और जो समर्पण है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ भैया ये बंदा कितना अच्छा है। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन इसने भाव ही नहीं दिया। जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट में, अगर आपने देखा हो तो शोएब अख्तर आया करता था एकदम 150-155 की स्पीड से और सामने राहुल द्रविड़ खड़ा रहता था। वो जितना भाग के आता था, राहुल द्रविड़ प्यार से एकदम बॉल को प्लेट कर देता था, डिफेंस कर लेता था, ले भाई कितना भाग के आएगा। और शोएब अख्तर का थोबड़ा देखने लायक रहता था, एकदम खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले अंदाज में। वो इतना बाउंड्री से भाग कर आता था, गुस्से में तन फनाता हुआ कि अभी इसको बोल्ड कर दूंगा, लेकिन राहुल द्रविड़ था। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती, मैं इतना समझाता हूँ, रियल लाइफ के एग्जांपल्स देता हूँ, लेकिन सुनने समझने को लोग तैयार नहीं होते। अंदर वो कंटेस्टेंट तो खैर वो कुएं के मेढक हैं, लेकिन बाहर तो लोग देखते ही है ना, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं होते। अब यहाँ पर भी लोग मेरे को पायल का वकील ही बोल देंगे, जबकि यहाँ पर बातें मैं अंजलि, मुनव्वर और ये प्रिंस वगैरह इन सब के फायदे की कर रहा हूँ। हालांकि ये जो गैंग है या फिर जो ग्रुप जो कि पायल से लड़ रहा था, उधर पायल अकेली, इधर शिवम था, प्रिंस और अंजलि, ये बहुत ज्यादा इनके पिछवाड़े में मिर्ची लगी थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा फुदक रहे थे। जबकि सायशा और पूनम तो ऑडियंस मोड में थे, उधर से अज़मा ऑडियंस मोड में थी, लेकिन इन सब के बीच में था मुनव्वर फारूकी। उसने एक तिल्ली लगाई, चिंगारी छोड़ी और वॉशरूम में जाकर के घुस गया, वहां से कॉमेंट्री करता रहा कि ये देखो कैसा जा रही। उसने तबीयत से गेम खेला और उसने अरीना से एक दिन पहले बोल भी दिया था कि वो जो लास्ट वीक टाइल्स वाली टास्क में उसने जो ओवर रिएक्ट किया, तो उसे रियलाइज हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया था, वो शायद बड़ा लग सकता था। उसने अपना सबक उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए तो सीख लिया कि यहाँ पर ओवर रिएक्शन नहीं देना है और फोकट के पंगे में अपने को बिल्कुल दिखना भी नहीं है। तो वो इस पूरे झगड़े झमेले में साइड में ही रहा, वो नहीं आया फ्रंट फुट पर। और ये चीज़ 5-5, 4-4 रियलिटी शो करा, प्रिंस नहीं समझ पाया, अंजलि नहीं समझ पाई कि इन सबको लड़ाकर वो मुनव्वर तो साइड में खड़ा रह गया, लेकिन ये साले चूतियों की तरह यहाँ पर लड़ झगड़ के कहीं न कहीं खुद को ही चूतिया साबित कर रहे हैं। यहाँ इन सब के पास बहुत अच्छा मौका था खुद को बड़ा दिखाने का, और ये इन सब के सामने पायल इतनी छोटी लगती कि मतलब लोग हंसते उसके ऊपर, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा ही गेम सबको चलाना है। खैर कंगना रनावत आ जाती है और इतना जो ये महाभारत हुआ उसको इग्नोर करके, अच्छा काफी अच्छा गेम था, तुम लोग एक दूसरे की माँ बहन करते हो, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुला लेती हूँ,
आसमा तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी थी। शिवम तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे थे। पायल तो तुम्हारी शादी में लड़के वाले। इतनी गुस्सा आ रही थी ना मेरे को कंगना की बकवासपंथी के ऊपर कि मतलब वो जानबूझ करके टाइम वेस्ट कर रही थी कि ये जो कुछ स्क्रिप्टेड ड्रामा रचा गया है उसको इग्नोर करने का भर भर के मौका मिल जाए, और इवेंचुअली इनका वो जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। इतनी सारी बातें बताओ, प्रेगनेंसी ये वो क्यों नहीं, ये जो वर्किंग वुमन होती हैं अंडे फ्रीज करवाना ये करवाना, जैसे जैसे कंगना शुगर कोट करके यहाँ से वहाँ बातें करी जा रही थी। अरे वहाँ सुरंग में अंधेरा था, मुनव्वर तुम तो खेल गए, एंड साइशा तुमने क्या एहसान चुकाया था, पूनम तुम्हारे साथ तो खेल हो गया, अंधेरा ज्यादा था क्या। भाई इतनी ज्यादा, सही बता रहा हूँ, मेरे को चिढ़ छूट रही थी ना कंगना के ऊपर कि ये चाहती क्या भैया, एपिसोड का टाइम वेस्ट करना चाहती है क्या, और अल्टीमेटली वो टाइम वेस्ट ही करना चाहती थी। फुल ऑन बकवास करके फिर वो मीडिया के लोगों को बुला दिया कि भैया बताओ अब आप ये इनमें कोई परिवर्तन दिखा क्या, डे 1 में भी यही लोग थे। और वो सिद्धार्थ करण इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था, और आई एम श्योर आपने देखा होगा सिद्धार्थ करण कितना बड़ा दोगला निकला। पहले तो वो इसको प्रिंस के नहीं सॉरी वो शिवम के बारे में कुछ बात करने वाला था कि शिवम तुम्हारा तो गेम ऐसा है, पहले बाबा के पीछे थे फिर इसके पीछे रह गए ये वो, और मतलब वो साबित करना चाहता कि शिवम तुम्हारा कोई गेम नहीं है। लेकिन जैसे ही कंगना बोलती है ना नहीं मैं शिवम के डिफेंस में बोलना चाहूंगी कि सबका एक होता है, वो पायल के भी डिफेंस में बोलना चाहती, तो सडनली इसके सिद्धार्थ करण के हाँ हाँ शिवम तुम बहुत अच्छे हो, हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे उसने गिरगिट से भी जल्दी रंग और अपना पाला बदला भैया, देखने लायक था वो वहां पर। ऑल्दो कंगना ने शिवम का सपोर्ट किया, मीडिया के सामने डिफेंस भी किया और सिद्धार्थ करण को थुक्कर चाटने या फिर फटाक से यूटर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कंगना ने बोला कि शिवम तुम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ चुके हो, तुमको लगा कि टिकट टू फिनाले मिल गया है, अब तो क्या भाई ये 5 उंगलियां घी में सर कड़ा में, मैं क्या मेहनत करूं, तो ये जो छोड़ देना या फिर गिव अप करना यार मेरे को क्या करना भाई, तो ये जो एटीट्यूड है इसके ऊपर सवाल उठाए। साथ ही साथ वो जो अरीना में घर का भेदी लंका ढाए, कैसे वहाँ मुनव्वर ने एक माइंड गेम चला तो पायल उस झांसे में आ गई, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पर ये मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्शन और मीडिया के सामने भी पायल के अपने लॉजिक, बाकी पायल बीच में बोले तो फिर अंजलि शिवम मुनव्वर सायशा सब कूदेंगे, और पायल अपने अलग ही अंदाज में बेलगाम घोड़ों की तरह धड़ 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 धड़, उसका तो मतलब बुलेट ट्रेन भी पीछे रह जाए इतनी तेज रफ्तार से पायल आज चल रही थी। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें रही हैं, जो खास खास मुद्दे की बातें होने थी वो तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ टुवर्ड्स द एंड जो बॉटम में कौन कौन आएगा, तो वो जो मीडिया के लोग थे जिन्होंने ऑब्वियस था कि पूनम पांडे कुछ कर नहीं रही है, बट मैं सोच रहा था कि सायशा का नाम आएगा, बट सायशा की जगह यहाँ पर इन लोगों ने अंजलि का नाम दे दिया, और अंजलि का चेहरा देखने लायक था। हमने देखा है हर बार जब जब कोई टास्क होती जैसे मुंह काला करवाना या फिर कौन है लातों का भूत या फिर कौन मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, तो जैसे ही केवी वगैरह या कोई भी जैसे लेट्स से पायल या अज़मा जैसे ही कोई भी अंजलि का नाम लेता था तो ऐसे मुंह बनाती थी जैसे कहीं की महारानी हो। और यहाँ पर भी देखा जब ये मिल करके पूरा गैंग जब मीडिया के सामने पायल को बोलने नहीं दे रहे थे या पायल कुछ भी बोल रही थी तो जैसे किसी की अच्छाई के बारे में, तो पायल सोच रही थी तो मुनव्वर बोल पड़ा इसको किसी की अच्छाई नहीं दिखती, लेकिन पायल ने जवाब काफ़ी अच्छा दिया था वो अज़मा के बारे में कि छोटी लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपने देखा जैसे मुनव्वर ने मुंह बनाया तो फिर अंजलि भी खुद तो ऐसे मतलब मुंह बनाती जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया की इकलौती महारानी हो। लेकिन इसका जो घमंड है ना अंजलि का, मैंने आज दोपहर के रिव्यू में ही बोला था कि कर्मा बड़ी जल्दी मिलता है। ये अंजलि बड़ा मुंह बना रही थी टाइम एंड अगेन, ये पायल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, इसका कोई मुद्दा हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा कूद जाती है झुंड में चलकर। उसे लगता है कि झुंड में चलकर ही दिखूंगी, थोड़ा तेवर दिखा दूंगी, दिल्ली की हूं, मेरे से बकवास मत करियो, ये मत करियो, वो मत करियो, मतलब खुद को कूल दिखाने के लिए वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाती है। ऑब्वियसली बनेगी ना भैया, बेगानी शादी में जो अरीना में अब्दुल्ला दीवाना था उसके ये साथ में रही हैं और इनका लव यू हो चुका है। इनकी मम्मी ने आकर के बोल दिया किसी ने डब किया है, क्या डब किया भैया, हमने भी देखा था वो लाइव फीड में लव यू वाला जो कॉइन जो अरीना में करण कुंद्रा के पास भी था, LU लव यू, और MX वालों ने तो प्यार का इजहार करके कैप्शन भी डाल दिया था, और ये लव इन लॉकअप की पीपड़ियां बज रही हैं। और यहाँ तो मीडिया के सामने उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ वो रोमांटिक फीलिंग्स आ गई थी इसके अंदर, अंजलि के अंदर 20-21 साल की, तो मेरे अंदर आ गया था, वो इमोशंस जाग गए थे, इमोशन नहीं उन्हें हार्मोन बोलते हैं, अब इन्हें समझाए कौन भैया। तो यहाँ पर मीडिया के सामने जो उसने कबूलनामा भी कर लिया कि हाँ वो प्यार में पड़ गई थी, और ये चीज़ तो हमने पहली फुर्सत में और पहली नज़र में देखते ही बता दी थी जब ये चड्डी बनियान धो रही थी। और मैंने कहा भी था वो कुछ कुछ होता का जो वो था ना एक सीन, जब इसकी बीवी बच्चे का फोटो आया था तो मैंने वो थंबनेल भी डाला था पति पत्नी और वो, हालांकि लोगों ने कहा ये तो दोस्ती है, ये तो दोस्ती, आज उन सब का पोपट कर दिया, उन सब चूतियों को चूतिया साबित कर दिया जो इस चूतिया को दोस्त बोल रहे थे, जबकि
दोस्त नहीं, इसके मन में प्यार की फीलिंग्स थी, सीधी फीलिंग्स या हार्मोन जग गए थे भैया, तो हमने इनके हार्मोन को सही समय पर पकड़कर आपके सामने रख दिया था। हालांकि इसके जो हार्मोन बनती है, जो बकवास बनती है, इसको मीडिया के लोगों ने भी परख लिया और इसको पूनम पांडे के साथ बॉटम में डाल दिया। पूनम पांडे को भी मीडिया के लोगों ने आईना दिखाया कि मैं ये चाह रहा था कि मीडिया के लोग बोलते कि पूनम पांडे तुम डे वन पे जब आई थी ना, तुमने कहा था कि आपका जो पहला वीडियो था वो एक्सीडेंटली बन गया था, आपने मजबूरी में बनाया था, लेकिन अंदर आकर जो आप नंगापना कर रहे हो, बार बार बोलते टी शर्ट उतार दूंगी, और अंदर आपने बोला हक्स माय डियर सिस्टर, एक वीडियो वायरल फिर तो अपन ने लाइन लगा दी। तो मतलब पहले दिन मीडिया के सामने कुछ और बोलती हो, बाद में कुछ और बोलती हो, और मीडिया के लोग भी मतलब ऐसे लिखे पढ़े सवाल कर रहे थे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिससे कि कंटेस्टेंट जितने भी थे वो मुश्किल में पड़े, या उनका गेम एक्सपोज हो, या उनकी मेंटालिटी का कुछ पर्दाफाश हो। एकदम नपे तुले सवाल, एकदम लिखा पढ़ा कर मेकर्स ने भेजा था, ये पूछना, ये पूछना बस। और 2-3 लोगों को बोला होगा कि इनको बॉटम में ले आना। तो पूनम का तो लग ही रहा है कि वो कुछ कर नहीं रही, बट पूनम के अलावा सायशा का मुझे लग रहा था, लेकिन सायशा नहीं, इन्होंने अंजलि को पिक किया है। वैसे एक चीज आपने भी ध्यान दी होगी इस दौरान जो हुई, ये जो कलाकार क्रांति नहीं ला पाते हैं, इस बात के ऊपर प्रीमियर नाइट में भी कंगना और मुनव्वर का आर्ग्यूमेंट हुआ था। यहां पर तो कंगना ने आज दिखाया इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपना बोल्ड और फियरलेस, और जो बाहर वाली कंगना है ना, उसका वो वाला साइड थोड़ी देर के लिए हमें देखने को मिला। जब ये मुनव्वर बोला कि कलाकार क्रांति नहीं ला पाते, तब फिर कंगना जो बोली है भैया कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि कलाकार क्रांति नहीं ला पाते। मैंने अच्छे से ट्वीट देखे हैं, ये जो कुणाल कामरा और जो लिब्रांडो लॉबी जो इसको डोंगरी के सुल्तान को, नल्ले सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब ने कंगना का बहुत मजाक उड़ाया था। और ये डोंगरी के नल्ला सुल्तान ये काफ़ी ट्रोल करता था कंगना को नेपोटिज्म के मुद्दे के ऊपर। 2-2 रुपये में कंगना बिकती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कि कंगना के सामने हाथ जोड़कर ये बैठा रहता है। भैया खुद देख लीजिए, जो बंदा बाहर कंगना को 2-2 रुपये में बेचने की बातें करता था, वो खुद कंगना के शो में आकर रोता धोता रहता है, फेक कहानियां सुनाता रहता है, हाथ जोड़ करके बैठा रहता है। रही बात क्रांति की, तो लगता है ये मुनव्वर या फिर कुणाल कामरा जैसे लोगों ने क्रांति फिल्म देखी, ये उसी को क्रांति मानते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक क्रांति का मतलब होता है कि तलवारें लेकर, भाले लेकर के जाके लड़ना। भैया क्रांति क्रांति होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। एक इंजीनियर भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है समाज में, सो दैट लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। या फिर हम कैसे भुला सकते हैं चार्ली चैपलिन को, कहने को वो कॉमेडियन है, लेकिन उन्होंने अपनी कॉमेडी के अनोखे स्टाइल से दुनिया को बदल के रख दिया था, लोगों की सोच बदल के रख दी थी कि बगैर बोले भी कॉमेडी की जा सकती है, और कॉमेडी के अंदाज में काफ़ी सारे मुद्दों को भी हाईलाइट किया जा सकता है। या फिर हमारे इंडियन लिटरेचर में देख लीजिए, चाहे वीर रस के कवि हों, या फिर महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर जी, या फिर ए मेरे वतन के लोगों गाने वाले लता मंगेशकर कहें, या फिर उस गीत को लिखने वाले कवि प्रदीप। तो भाव के थ्रू, गाने के थ्रू, या किसी लेखनी के थ्रू, चाहे नॉवेल के थ्रू, चाहे बुक के थ्रू, भाई किसी न किसी लेवल पर सबने कोई न कोई क्रांतिकारी सोच ज़रूर दिखाई है। अब लोग उसे क्रांति माने या ना माने, ये उन लोगों की सोच है। कहने को तो लोग बहुत सारे, फिर इस टॉपिक के ऊपर ही लंबा एक वीडियो बन जाएगा। माइकल जैक्सन का डांस देख देख कर लोगों ने डांस सीखा, उस अंदाज में उन्हें कॉपी करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। इन्हें मुनव्वर जैसे लोग किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बजाय, या फिर कुणाल कामरा जैसे लोग किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बजाय, ये लोग सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना नहीं जानते हैं। कभी भगवान राम का मजाक उड़ा देंगे, फिर आखिर सॉरी बोल देंगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, इंटेंशन वो नहीं था, ये नहीं। तुम्हारी इंटेंशन क्या है सबको दिखाई दे रही है। अंदर तुम्हारा एक स्टेटमेंट कंगना के साथ कुछ हुआ, उसके ऊपर तुम्हारी लॉबी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर की चीज़ें आएंगी तो सही, एक सर्कल लाइफ का कंप्लीट होगा। तुम लोग हंस रहे थे उस स्टेटमेंट के ऊपर, कुछ दिनों में तुम्हारे रोने के दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्रांति वाला जो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ही जैसे मैंने कहा लंबा चौड़ा एक अच्छा खासा आर्गुमेंट हो सकता था, बट यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में कंगना ने मोड़ कर कहीं ना कहीं टॉपिक को एंड कर दिया। अब यहाँ पे मुनव्वर और उसकी लॉबी की मैंने बैंड बजाई, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कंगना को मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। कंगना ने जिस कदर यहाँ पर पूनम पांडे की सस्ती वकील बनने की कोशिश करी, ये तो इनका आर्ट है, ये जो कैमरे पर बोलती टी शर्ट उतार दूंगी तो वोट आएंगे, ये सीड्यूस करना, ये तो इरोटिका एक्ट्रेस हैं। अच्छा, यही चीज़ अब रेहाना के लिए भी बोल सकती थी ना, कि रेहाना ये जो बिकनी में फोटो डालती रहती है वो इरोटिका सिंगर है, उसको तो डायरेक्ट आपने पॉर्न सिंगर बोल दिया था। तो यहाँ कंगना का भी एक डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला है कि वो अपने शो में नंगेपने को प्रमोट करे या फिर वल्गैरिटी को प्रमोट करे, तो वो सिडक्शन को प्रमोट करे, तो इट्स एन आर्ट। वैसे ये प्रमोशन वगैरह से मेरे को याद आया कि उमर आ रहा है लॉकअप में अपने गाने का प्रमोशन करने के लिए। अब तो भाई लॉकअप को डेफिनेटली बहुत सारे लोग देख ही
लेंगे। तो भैया सैटरडे का जजमेंट डे एपिसोड तो निहायत ही बकवास, थर्ड क्लास और फुल ऑन बोरियत से भरपूर था, क्योंकि वहां पर कंगना ने कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं कही। इनफैक्ट एकदम सत्संग वाला माहौल बना करके रख दिया था। जबकि इसी वीक अभी 2-3 दिन पहले ही कंगना ने ट्रेलर रिलीज किया उनकी फिल्म धाकड़ का। तो मुझे ये फील आ रहा था कि शायद कंगना एकदम धाकड़, दबंग, बोल्ड अंदाज में घर वालों की क्लास लेगी, क्योंकि आखिरी जजमेंट डे है। तो वो तबीयत से सबको रियलिटी चेक देगी कि कौन अब तक गलत गया है, कौन सही गया है, किस में विनर बनने का पोटेंशियल है, किसका गेम ऑलमोस्ट पूरी तरह से खल्लास हो चुका है, कौन है जो कि शो में अब टिकना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। इस तरह से बातें होंगी। लेकिन नहीं, तो पायल केटरिंग का काम किसको दोगी? पायल बस मैं आजमा को दूंगी, ये बहुत सोच समझ के खर्च करती है। तो लड़कों वाले की तरफ से कौन आएंगे? अच्छा ऐसा, ओह माय गॉड। चलो अब लगे हाथों है ना, अपन अंताक्षरी भी खेल लेते हैं। वैसे मैंने देखा तुम लोग चिड़िया उड़ खेलते हैं, चलो मेरे साथ भी खेलो। कंगना उड़, धाकड़ उड़, ये उड़, वो उड़। चलो माँ से गाओ, बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके कंगना का नाम। तो बस यही बाकी रह गया था, क्योंकि मेन मुद्दे जो होने चाहिए, इतना जो कलेश हुआ था उसके ऊपर कंगना ने एक शब्द भी नहीं बोला। इनफैक्ट बड़ी सफाई से सारी चीजें इग्नोर कर दी। तो फिर ये चीज तो कहना जरूरी हो ही जाएगा ना भैया कि ये जो झगड़ा था, क्या ये फेक था, क्या ये प्लांट किया गया था, सो दैट एक कंटेंट मिल जाए। क्योंकि अब देखिए हर वीकेंड जैसे ही आने वाला होता है ना, वीकेंड आने से पहले, ये सैटरडे एपिसोड के स्टार्ट के 10-15 मिनट पहले ये झगड़ा दिखाते हैं, और ये पैटर्न बन चुका है। ये सब कुछ जिस तरह से कंगना ने इग्नोर किया है, क्लियरली लग रहा है कि ये कुछ और नहीं, ये कंटेंट की जो कमी थी ना, उसकी भरपाई के लिए झगड़ा करवा देते हैं बस, सो दैट एक 1.5 घंटे या 2 घंटे का एपिसोड जो बनाना हो तो उसका 15-20 मिनट एडवांस में आ जाए। उसके बाद लोग ये वेट करें कि हाँ कंगना बोलेगी इस पे, तो लोग टकटकी लगाए देखते रहे, और एंड में आपके साथ प्रैंक हो गया ऑडियंस, और आओ बैठो। तो ये एक मुझे टेक्निक लग रही है मेकर्स की। बाकी आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।